हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री के लेक्चर में हमने लास्ट क्लास में जो आपको डिस्कशन कराया था भाई, वो डिस्कशन कराया था बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में हमने ये देख लिया था कि अंग्रेजों को ये पूरी तरीके से आभास हो गया था कि बड़े ही आसानी से भारतीयों में पद और प्रतिष्ठा के लालच देकर के फूट डाली जा सकती है। एक भारतीय को पद और प्रतिष्ठा के लालच में अपनी तरफ मिलाया जा सकता है, ऐसा देखा गया था बैटल ऑफ प्लासी में। अंग्रेजों ने बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही चालाकी से भारतीयों में फूट डाल करके कूटनीति तरीके से बंगाल की सत्ता को ट्रांसफर करा दिया था और बंगाल के नवाब की हत्या करा दी थी। और बंगाल में अपनी धीरे से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली पकड़ क्या करा ली थी, मजबूत करा ली थी। तो चलते हैं, नेक्स्ट जो वॉर आएगा वो आएगा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में मैं आपको ये बता दूं, अंग्रेज बड़ी ही आसानी से यहां स्थायी रूप से अपनी ताकत को मजबूत कर लेंगे। बैटल ऑफ बक्सर की अगर मैं बात करूं तो जस्ट पहले आपको पता है 1757 के बाद, जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद सत्ता परिवर्तन की बात आई, तो 1760 में आपको पता है मीर जाफर को सत्ता दे दी थी, क्योंकि मीर जाफर के ही बेटे मीरन ने क्या कर दी थी, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। अब आगे चल के क्या होता है कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों के दबाव में चीजों को सहन नहीं कर पाएगा। अंग्रेज इतना दबाव डाल करके उससे आर्थिक रूप से लाभ कमा रहे थे कि वो उनकी मंशा को पूरा करने में क्या हो रहा था, अक्षम हो रहा था। इसीलिए जब अंग्रेजों को यह पता चली, अंग्रेज गवर्नर था बेंसीटार्ट क्या करेगा, जब उनको यह पता चलेगी हमारी बात को पूरी तरीके से नहीं मान रहा, तो मीर जाफर को हटा करके उसी के दामाद को, याद रखना, मीर कासिम से समझौता करेगा और समझौता करके उसे गद्दी पर बिठा देगा और अपनी बात कुछ समझौते और शर्तें रख देगा। क्या रखेगा मीर कासिम से, वो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाएंगे और बदले में कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और भैया चटगांव, ये तीन गांव के दीवानी अधिकार वो हासिल कर लेंगे। याद रखना, बर्धमान, ये बात नहीं है, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी, दीवानी अधिकार, इन तीनों जिलों के दीवानी अधिकार अंग्रेज अपने पास ले लेंगे। और यही मीर जाफर से, या मीर जाफर खुद ही दबाव में आकर क्या कर देगा भैया, इस्तीफा, या ये जबरदस्ती उस पर प्रेशर डाल करके क्या करवा देंगे, इस्तीफा ले लेंगे। अब क्या होगा, मीर कासिम एक योग्य शासक था। अब वो यहां 1760 से 1763 के बीच में कुछ गतिविधि करेगा। आप ये देख रहे होंगे, ये कौन है भैया, तो ये है मीर कासिम। मीर कासिम क्या करेगा, वो अंग्रेजों की सोच को भांप जाएगा। वो और अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह ही उनकी क्या बने, पपेट बने, कठपुतली बन के रहे। वास्तविकता यह थी कि मीर कासिम ने अंग्रेजों की उम्मीदों के विपरीत कार्य किया और वह स्वतंत्र शासक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। वो मीर जाफर की तरह नहीं चलेगा। उसे ये तो कंफर्म पता थी कि अंग्रेज जो है केवल बंगाल से अपना मतलब सीधा कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी आर्थिक रूप से पहले पकड़ मजबूत कर रहे हैं और फिर अंग्रेज क्या कर लेंगे, राजनीतिक रूप से अपनी पकड़ को क्या कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ये अच्छी तरह पता थी किसको, मीर कासिम को, जो मीर जाफर का कौन था, दामाद था। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो मीर कासिम एक काम करेगा, क्या करेगा, उन्हें पता थी कि मुर्शिदाबाद पे अंग्रेज अपना क्या कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं बार बार। उसकी जो पर्सनल चीजें हैं उनमें क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं सेना मजबूत तो नहीं कर रहा है, कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो वो इन सबसे बचने के लिए मुर्शिदाबाद से कहां जाएगा भैया, मुंगेर आ जाएगा। कहां जाएगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी परिवर्तित कर लेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की, तो आपका नाम आना चाहिए भाई कि मीर कासिम ने की। तो सबसे पहला काम ये करेगा, ये कि नई राजधानी बनाएगा, अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचने के लिए मुंगेर बना लेगा। दूसरा, अपनी सेना में सैन्य आधुनिकीकरण करेगा, मॉडर्नाइजेशन करेगा सेना में। मुंगेर में तोपखाना और बंदूक निर्माण का कारखाना क्या कर देगा, स्थापित कर देगा। कौन कर देगा भाई, मीर कासिम। इसका मतलब क्या, अंग्रेजों को पता चल रही है कि ये मीर कासिम उनके खिलाफ शक्ति तैयार कर रहा है। और क्या करेगा, अपनी सेना में यूरोपीय प्रशिक्षण रखेगा और यूरोपीय प्रशिक्षण के आधार पर ही सेना को मजबूत करेगा और एक जर्मन अधिकारी को नियुक्त करेगा जिसका नाम था वॉल्टर रीनहार्ड। इस नाम को याद रखना, समरू भी कहते इसे, और क्या कहते थे, समरू।
अन्य किताबों में समरू है, लेकिन इसका रियल नाम क्या था? वॉल्टर रीनहार्ड। इस नाम को आप याद रखोगे कि भाई ये वॉल्टर रीनहार्ड को रखेगा किस लिए? कि यूरोपीय तकनीकी पर आधारित बंगाल की सेना को परीक्षण ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए तोपखाना खोलेगा मंगूर में, जहां बंदूक बनाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या करेगा? कुछ व्यापारिक संघर्ष हुए अंग्रेजों से टक्कर के लिए। समस्या कहां थी आपको पता, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। एक गणितकार शासक था जिसका नाम था फारुखसियर। फारुखसियर ने अंग्रेजों को दस्तक पत्र जारी कर दिया था, मतलब मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी भारत में। तो समस्या यहां आएगी कि यूरोप व्यापारी तो टैक्स फ्री व्यापार करते थे, दस्तक का दुरुपयोग करते थे, और भारतीय व्यापारियों को क्या देना पड़ता था? भाई टैक्स देना पड़ता था। तो ये तो भाई व्यापार में दिक्कत वाली बात है। फिर मीर कासिम क्या करेगा? एक बड़ा फैसला लेगा और वो भारतीय व्यापारियों को भी टैक्स मुक्त कर देगा। भारतीय व्यापारियों को भी क्या कर देगा भैया? टैक्स फ्री कर देगा। जब अंग्रेज टैक्स फ्री करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो भारतीय व्यापारी भी नहीं देंगे। ये बात अंग्रेजों को क्या लग जाएगी? बुरी लग जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। तो वो अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ मानते थे, तो भारतीय कैसे उनके बराबर आ गए व्यापार के क्षेत्र में? तो परिणाम ये होगा कि भारतीय और अंग्रेज व्यापारी एक समान हो गए, जिससे अंग्रेज क्या हो जाएंगे भैया? आग बबूला हो जाएंगे। टैक्स के माध्यम में यूरोपीय व्यापारी और भारतीय व्यापारियों को मीर कासिम क्या करेगा? एकदम इक्वल ट्रीट करेगा। इक्वल ट्रीट करेगा भैया, क्या करेगा? इक्वल ट्रीट करेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। एक एक पॉइंट पर इसके पर आप फोकस रखोगे। इसके साथ क्या हुआ? यहीं से संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा। 1763 में भैया क्या हो जाएगा? संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा। 1763 में क्या हो जाएगा? संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। ये बात मीर कासिम को पता चल जाएगी। वैसे भी मीर कासिम को पता थी कि अंग्रेज मानेंगे तो है नहीं, जब मीर जाफर को हटा सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो मुझे भी किसी न किसी षड्यंत्र के तहत क्या कर सकते हैं? घेर सकते हैं। तो मीर कासिम के स्वतंत्र फैसले से नाराज होकर अंग्रेजों ने नवाब के पद से हटाने का क्या लिया भैया? मीर कासिम का भी निर्णय। पुनः जो मीर जाफर था, मीर जाफर को ये क्या कर देंगे? दोबारा से बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर देंगे। मीर जाफर तो चाहेगा ही चाहेगा कि ये मेरी जगह पे बना था, तो मैं कैसे भी करके फिर दोबारा से मैं बन जाऊं इनकी जगह पे। तो अंग्रेज वैसा ही करेंगे। अंग्रेज भी भैया वैसा ही करेंगे। इसके साथ अगर हम आपको बताएं तो मीर कासिम जान बचाकर क्या होगा? अवध की ओर भाग जाएगा। अवध की ओर, ठीक है ना, और बदला लेने की क्या करेगा? पूरी पॉलिसी करेगा। यहां एक त्रिगुट तैयार होगा। त्रिगुट तैयार होगा। अब त्रिगुट देखो, ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है? तो सीधा जवाब होना चाहिए अवध की ओर मूव कर रहा है। कौन? मीर कासिम, जान बचा करके। अब यहां एक त्रिगुट बनेगा, ट्रिपल अलायंस बनेगा दोबारा से। ट्रिपल अलायंस में एक तो भाई मुगल शासक होगा, शाह आलम द्वितीय। पूछ लेता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। और भैया खुद मीर कासिम होगा। साथ ही साथ अवध का नवाब सुजाउद्दौला होगा। सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था उस समय। तीनों क्या करेंगे? अंग्रेजों से, तीनों की संयुक्त सेना प्लान करेगी कि अंग्रेजों को संयुक्त रूप से मिलकर के क्या करेंगे? हम भारत से बाहर खदेड़ेंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसा हो नहीं पाएगा कि इन तीनों की सेना को ही अंग्रेज क्या कर देंगे? बक्सर नामक स्थान पर हरा देंगे। यही बक्सर का युद्ध होगा। इस तारीख को आप याद रखना, 23 अक्टूबर 1764। पलासी 23 जून और भैया बक्सर 1764 23 अक्टूबर में। कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में। आप लोग ये चीज याद रखोगे, दिमाग में भर लो, एक एक पॉइंट दिमाग में होनी। अब यहां बक्सर के युद्ध में क्या होगा? एक तरफ संयुक्त मोर्चा है जिसमें 3 लोग हैं, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम बंगाल की तरफ से है और भैया सुजाउद्दौला अवध की तरफ से है, जो आज लखनऊ वाला क्षेत्र है। और शाह आलम द्वितीय दिल्ली की सत्ता पर बैठा है। भारत में केंद्र में कौन है भैया? दिल्ली की सत्ता पर है शाह आलम द्वितीय, मुगल। इधर कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा है? तो भाई हेक्टर मुनरो कर रहा है। कौन कर रहा है? तो आप सीधा जवाब देना, हेक्टर मुनरो जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज की कंपनी की ओर से। अब भैया ये क्या करेंगे? बिहार के बक्सर में क्या होगा भैया? एक युद्ध होगा। पूछ लेगा ये बक्सर कहां पड़ता है? तो बिहार का बक्सर जिला है। यहां युद्ध होगा। युद्ध होगा, संयुक्त मोर्चे को ये कुछ ही देर में क्या कर देंगे? हरा देंगे। संयुक्त मोर्चा को क्या मिलेगी भैया? करारी हार मिलेगी। यहां पे
मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, दिल्ली की तरफ भाग गया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट ने क्या किया, अपने को आत्मसमर्पण कर दिया। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया भैया, सरेंडर कर दिया। अब यहां क्या होगा, अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वास्तविक सत्ता। क्यों कर लेंगे यहां अंग्रेज वास्तविक सत्ता स्थापित, आपसे पूछ लेगा इस युद्ध में ही क्यों, क्या अंग्रेजों को पता चल गई ना कि मेन यहां मुगल थे, मुगल ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसका मतलब अंग्रेज शक्ति अब भारत में सर्वोच्चता हासिल करने जा रही है। स्थायी रूप से और वास्तविक रूप से अंग्रेज क्या कर रहे हैं, शक्ति हासिल कर रहे हैं इंडिया में, चिरकुट को हरा करके। अब भैया क्या होगा, लॉर्ड क्लाइव की यहां एंट्री हो जाएगी 1765 में। 64 में युद्ध हुआ, 1765 में यहां लॉर्ड क्लाइव की होगी नियुक्ति, बंगाल का गवर्नर बना दिया। तो गवर्नर जनरल नहीं है अभी, ये लॉर्ड क्लाइव क्या है, ये बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कौन बनाया गया भैया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, कह रहा मुगल सम्राट और अवध के नवाबों के साथ साथ अलग अलग तरह की क्या करेगा, ये संधियां करेगा। और संधियां ऐसी होंगी जिससे कंपनी को ही लाभ होगा। आपको पता ही है अंग्रेज केवल अपने लाभ की बात करते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि भारत का क्या होगा क्या नहीं होगा। तब यहां पे दो संधियां होंगी। इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, दो संधियां होंगी। इलाहाबाद की पहली संधि जो 12 अगस्त को होगी 1965 में, और इलाहाबाद की दूसरी संधि 4 दिन बाद 16 अगस्त 1965 को होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। पहली संधि की तारीख याद रख लेना, ये तारीख पूछी जाती है 12 अगस्त 1765 किसके बीच होगी, तो मुगल अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होगी। पहली संधि मुगल सम्राट के बीच होगी। इसमें क्या होगा, मुगल सम्राट क्या करेगा, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, देखो क्षेत्र बढ़ रहा है, दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार कर देगा। 3 राज्य हैं, ध्यान रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसकी दीवानी अंग्रेजों को मिल जाएगी। बदले में अंग्रेज क्या करेंगे, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन किसे देंगे, इन 3 जगह की दीवानी के एवज में अंग्रेज 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को पेंशन के रूप में देंगे। और क्या होगा, जिले में कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर के किसको दे दिए। अब ये क्या करेगा, कहेंगे भाई अवध का नवाब क्यों आया, हमारी सेना को लॉस हुआ है, तो अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर के मुगल सम्राट को दे देंगे, भाई यहां तुम लोग कुछ भी करिए। इसके साथ दूसरी जो संधि होगी वो 4 दिन बाद होगी, 16 अगस्त 1965 में। पहली संधि सम्राट मुगल के साथ हुई थी, ध्यान रखना, मुगल सम्राट। यहां क्या होगा, इलाहाबाद और कड़ा, ये नवाब ने ये दोनों जिले मुगल बादशाह को सौंप दिए। बंगाल के नवाब ने दोनों जिले किसको सौंप दिए, मुगल बादशाह को। हरियाणा के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए कौन देगा, और चुनार का किला कौन दे रहा है, शुजाउद्दौला दे रहा है। अवध का जो नवाब था ये भी तो युद्ध में आया था, इसे तो कोई मतलब नहीं था अंग्रेजों से, ऐसा मानते हैं अंग्रेज। तो भैया यहां 50 लाख रुपए भी देने पड़ रहे क्षतिपूर्ति के रूप में, और एक चुनार का किला कंपनी को देना पड़ रहा है। दूसरी बात, एक सेकंड बच्चों, अगर यही मैं बात करूं कर मुक्त व्यापार की, तो कंपनी को अवध में बिना टैक्स व्यापार करने की क्या मिल जाएगी, छूट। ये भी कहा जाएगा उससे कि अब कंपनी अवध में क्या करेगी, टैक्स फ्री व्यापार करेगी। सुरक्षा के एवज में अवध की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च नवाब खुद उठाएगा। और यह सुरक्षा के लिए नहीं है, अंग्रेज नवाब पर निगरानी करने के लिए क्या करते थे, सेना रखते थे जगह जगह। अब ये क्या करेंगे, ये पॉलिसी करेंगे, नवाब से भिड़ेंगे और भिड़ करके उसके यहां अपनी सेना पलवाएंगे। धीरे धीरे हमारे यहां के ही नवाबों पर अंग्रेज क्या करेंगे, अपनी सेना को पलवाएंगे और खुद वहां निगरानी, एक रेजिडेंट रखेंगे। वो रेजिडेंट उस नवाब पर क्या करेगा, नवाब की सभी गतिविधियों पर, सभी गतिविधियों की देखरेख करेगा। ध्यान रखना, ठीक है भैया। आगे अगर मैं बात करूं, बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट हो जाएगा, 1765 से 1772 तक चलेगा। द्वैत शासन का मतलब है राजनीतिक अधिकार किसी एक जगह, जिन्हें नियामत अधिकार कहते हैं, प्रशासनिक अधिकार कहते हैं, और भैया दीवानी अधिकार किसी एक जगह। तो यहां क्या होगा, निजामत अधिकार जिसे प्रशासनिक अधिकार कहते हैं, ये नवाब के पास हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये था
कि नवाब को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन नवाब धन पर कुछ भी, धन का मतलब ही नहीं है नवाब के पास, धन पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन वहीं राजस्व में क्या होगा, जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो राज्य में, लेकिन धन पर अधिकार किस पे, टैक्स वसूलने का अधिकार किसका, अंग्रेजों का है। तो इसे कहते हैं द्वैध शासन। तो भैया बंगाल के नवाब को निजामत अधिकार दे दिए कि भाई देख रेख पूरी सुरक्षा तेरी गारंटी, हमें नहीं पता, हम शोषण करेंगे लेकिन नाम तेरा होगा क्योंकि जिम्मेदारी तेरी है, और तो ये धन तो मिलेगा ही नहीं। टैक्स वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों के पास चला गया, दीवानी अधिकार मतलब खजाना लूटना। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, बक्सर से के युद्ध से अंग्रेज भारत में खजाना लूटने की क्या लगा देंगे, सेध लगा देंगे। बस नवाब को प्रशासन चलाने के लिए 53 लाख रुपए वार्षिक दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा। नवाब केवल 53 लाख रुपए लेगा प्रशासन चलाने के लिए, बस। बाद बाकी लूटपाट कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, शुरुआत होगी लूटपाट की। होता क्या है 1772 में, यहां क्या होगा, बक्सर के युद्ध से बड़े पैमाने पर गवर्नर जनरल आकर के भारत से मोटा मोटा धन लूट करके ले जाएंगे, कंपनी में भ्रष्टाचार फैला देंगे, कंपनी को कर्ज में दिखाएंगे, लेकिन भारत से मोटा मुनाफा कमाएंगे ये लोग। जब इंग्लैंड में इस चीज की जांच होगी, एक गुप्त समिति बनाई जाएगी, तो वहां पता चलेगा कि खुद ये गवर्नर जनरल जो है क्या कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। इनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई ये यहां से कंपनी को कर्ज में दिखा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ जो भी गवर्नर जनरल जाता है फार्म बिल्डिंग बना बना के रहता है, तो ये पूछते तुम्हारे पास पैसा कहां से आई। तो इनका जवाब होता है कि हमें तो भारतीय अच्छा काम करने के लिए क्या देते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो जांच के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या किया जाएगा, यहां बुलाया जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, द्वैध शासन समाप्त कर देगा। द्वैध शासन समाप्त करने का मतलब ये नहीं है क्या करेगा, उससे अधिकार ले लेगा, नहीं। अब जो अधिकार बंगाल के नवाब के पास थे वो भी अधिकार अब कौन ले लेंगे, अंग्रेज ले लेंगे। मतलब नियामत अधिकार भी और राजस्व अधिकार भी दोनों किसके पास हो जाएंगे, अंग्रेजों के पास। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, बंगाल का गवर्नर बन के आएगा, ध्यान रखना, और बंगाल में द्वैध शासन को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब बंगाल पर पूरी तरह से किसका अधिकार होगा, कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो जाएगा। डायरेक्टली कंपनी के राइट्स अब बंगाल में होंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये सब हरामी है अंग्रेज, लूट कर ले गए, लूट खोस। देखो स्टाइल वहां दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, ये स्टाइल दिखाने वाले। बंगाल के नवाब को एक दृष्टि में आप लोग देख लो, 1757 से 1760 तक कौन रहा था, तो भाई आपका जवाब होना चाहिए मीर जाफर। जे पहले आता है, के बाद में आता है, तो भैया 60 से 63 तक कौन रहा था, मीर कासिम। इसे फिर उठा करके पुणे मीर जाफर को बना देंगे, जो 1765 तक रहेगा। उसके बाद इसे मार देंगे और इसका बेटा निजामुद्दौला को बना देंगे, जो 1765 से 66 तक रहेगा। इसके बाद जो है सैफुद्दौला बन जाएगा, जो 1766 से 1770 तक रहेगा। और फिर मुबारक उद्दौला बनेगा, जो 1770 से 1775 तक बंगाल में रहेगा। तो धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपने को स्ट्रांग हो रहा है, और यहां तक तो बक्सर तक तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि प्लासी की कूटनीतिक जीत के बाद अंग्रेज किस तरीके से स्थायी रूप से और वास्तविक सत्ता बंगाल में स्थापित कर लेंगे, और बंगाल अवध के साथ साथ भारत के और कई जगह राजस्व वसूलने के क्या ले लेंगे, अधिकार ले लेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।